अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बच्चों मेरी आवाज आ रही है? सी आर या जी आर मुझे जवाब दे अपना वो माइक ऑन जी करके। सर, वालेकुम सलाम। आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा। अच्छा, ऐसे है कि आपके जो सेशनल मार्क्स हैं इसके बारे में एक मैसेज आया था, जो आपकी नई एचओडी बनी है मैडम, उनका मैसेज था, जो मैंने आपको फॉरवर्ड भी कर दी है, जिसमें डियर कुलीग्स, इससे वो मैसेज शुरू हो रहा है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि आप सेशनल मार्क्स जो है ना, इस चार्ट में लगा के तो हमें फॉरवर्ड कर दें। अच्छा, वो चार्ट जो है वो भी मैंने आपको एक उसमें पीडीएफ फाइल थी शायद, उसमें मैंने आपको सेंड कर दिया है कि आप उस चार्ट को भी देख लें। अच्छा, अब ये जो 25 मार्क्स हैं, पहले तो ये होता था कि हम सब पे ही लगा देते थे, 20-21 लगा दिए, तो उसमें हम आप से वो कुछ लेते नहीं थे असाइनमेंट या क्विज वगैरह। तो अब उन्होंने अगर कहा है तो हमने कहा चले उसकी ठीक है, रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। तो उन्होंने उसका जो ब्रेकअप दिया है कि 10 मार्क्स अटेंडेंस के और 7 मार्क्स पता नहीं क्विज के, और इस तरह से किया है, वो आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो उसके लिए मैंने ये सोचा था कि मैं आपको एक ही असाइनमेंट दे देता हूँ 25 मार्क्स की। सेशन मार्क्स होते हैं ना 25, तो वो जिसके जितने जितने मार्क्स उसमें से आ जाएंगे, तो उसी को फिर डिवाइड करके तीन हिस्सों में, तो वो तीनों खानों में फिल कर देंगे। जो आप को फॉर्म जो इसकी एक्सेल की शीट है, वो आपने सर्कुलेट अगर कर दी है सीआर जीआर ने, तो सारों ने उसको देख लिया होगा। अच्छा, उसके लिए जो असाइनमेंट थी, उसका मैंने फॉर्मेट ये रखा है कि एक तो उसकी मैंने आउटलाइन आपको बना दी है, 2 पेज मैंने आपको सेंड कर दी हैं सोशल रिसर्च के। अच्छा, आउटलाइन जो बना दी है, इस आउटलाइन को मैंने लेक्चर्स में एक्सप्लेन भी मैं कर देता हूँ आपको, हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ये है कि आपने उसको गूगल में से सर्च करके, तो हाथ के साथ आपने एक असाइनमेंट सोशल रिसर्च पे बनानी है कि सोशल रिसर्च का प्रोसेस कैसे होता है। फिर उसने आप वो असाइनमेंट बनाने के बाद हर इंडिविजुअल ने असाइनमेंट वो बनानी है, तो वो आपने सेंड करनी है उस ईमेल एड्रेस के ऊपर जिसके ऊपर आपने अपने पेपर सेंड किए थे जब आपके पेपर हुए थे, sociology.pugc@gmail.com। वो ईमेल भी मैंने सीआरजीआर को भेज दी है। वो भी आपको सर्कुलेट हो गया होगा, जिसके ऊपर आपने अपनी असाइनमेंट भेजनी है। अच्छा, ये असाइनमेंट्स आपने अगले जुमे तक भेज देनी है, और प्लस जो अगले जुमे को पॉसिबल है कि मैं फिर आपको बताऊंगा कि उसमें फिर इस तरह की मीटिंग करेंगे, और आप अपनी क्लास के 4 ग्रुप बना लें, 2 लड़कियों के 2 लड़कों के। तो आपने सोशल रिसर्च के ऊपर प्रेजेंटेशंस देनी है। अच्छा, तो बजाय इसके कि जितनी क्लास है 50 लोगों से प्रेजेंटेशन दें, तो वो बड़ा टाइम लगेगा और वो उसका मकसद भी कोई नहीं होगा। तो फिर आप यूं करेंगे कि हर ग्रुप जो है उसमें जो 6 7 8 या जितने भी लोग होंगे, अ, वो उनका एक नुमाइंदा जो है वो सोशल रिसर्च को प्रेजेंट कर देगा। या उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि बांट लें कि एक बंदा सोशल रिसर्च होती क्या है उसको एक्सप्लेन कर दे, दूसरा बंदा ये एक्सप्लेन करेगा उस ग्रुप का कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में फर्क क्या है, और तीसरा बंदा जो है वो उसके स्टेप्स में से कुछ स्टेप जो है वो एक्सप्लेन कर देगा, कोई उसकी सैम्पलिंग कर देगा, कुछ कंक्लूजन कर देगा। तो इस तरह से करके ना आप प्रेजेंटेशन भी ग्रुप में आप कर सकते हैं डिवाइड। तो वो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस भी हो जाएंगी, तो आपकी असाइनमेंट भी हो जाएगी। तो ये जो फॉर्म है आया आपके डिपार्टमेंट की तरफ से, इसको फिल करना भी आसान हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। तो आपकी जस्टिफिकेशन भी हो जाएगी कि आपने वो प्रोसेस जो आपके डिपार्टमेंट ने कहा है वो भी तय हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब मेरा शौक नहीं है
ये तो आपकी एचओडी ने जो कुछ भेजा है फॉर्म या रिक्वायरमेंट उसके लिए है, ठीक है। तो मैं अब आपको वो जो फॉर्म सॉरी दो जो पेज भेजे हैं आउटलाइन के सोशल रिसर्च की बना के, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ आउटलाइन। बाकी बनानी वो आपने खुद से है कि आप नेट पे सर्च करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे तो आपको सोशल रिसर्च के स्टेप्स, सोशल रिसर्च का प्रोसेस, बहुत सारी चीजें आपको उसमें से मिल जाती हैं। तो वो आप हर सब हेडिंग जो है उसके नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ वहां से पढ़ के जो आपको अच्छा लगे, जिससे उसका मफहूम वाज़ेह होता हो, वो आपने उसके नीचे पुट करना है। इस तरह से वो आपकी सोशल रिसर्च की असाइनमेंट बन जाएगी। और उसको उसका एक फायदा ये भी होगा कि फिर हम देखेंगे और आपस में डिस्कस भी कर लेंगे कि हम उसको एग्जाम का सवाल जो है, यानी जब इन्होंने कहना ना कि आपका 28 या 29 तारीख को ये सेमेस्टर खत्म हो रहा है, तो उसके बाद इन्होंने कहना इनके पेपर लें, पेपर बना के दें। तो फिर आप की अगर ये असाइनमेंट्स ठीक बन गई होंगी और आपको ये प्रेजेंटेशन भी आपकी ठीक होंगी, तो फिर हम इस सवाल को उस पेपर में भी डाल लेंगे, ताकि आपको आसानी हो जाएगी लिखते हुए। या इस असाइनमेंट का कुछ हिस्सा हम पेपर में डाल लेंगे, जैसे सैम्पलिंग को एक्सप्लेन कर दें, या कोई और के रिसर्च मेथोडोलॉजीज या रिसर्च के जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, आप उनको एक्सप्लेन कर दें, तो हम इसको पेपर में भी डाल सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। तो ये है। फिर मैं इस पे आपके पास अगर वो पहुंच गए हैं पेपर, तो आप अपनी अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको कर लें, या मैं स्क्रीन शेयर इधर से कर देता हूँ, तो फिर उसको मैं उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसके बारे में अगर कोई आपने बात पूछनी है तो आप अपना माइक ऑन करके तो पूछ लें, वरना फिर मैं वो आउटलाइन पे एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। सी आर या जी आर अगर कोई बात करना चाहते हैं तो कर लें, मैं फिर शुरू करूँ। नहीं सर, आप करें शुरू। चलिए ठीक है, एक मिनट में बस स्क्रीन शेयर कर लूँ जरा उन पॉइंट्स की। अच्छा, आपको स्क्रीन नजर आ रही है ये? जी सर। चलें ठीक है, अब मैं फिर शुरू करता हूँ कि सोशल रिसर्च क्या होती है, और ये सारे पॉइंट्स में ना वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल रिसर्च, सोशल रिसर्च को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अगर आप उर्दू में समझना चाहें, कि मुआशरे के हकीकतों को आप उनके बारे में मालूमात इकट्ठा करते हैं और उनका मालूमात का तजज़िया करके आप कोई थ्योरी फॉर्म करते हैं, जिससे आप प्रेडिक्शन होती है कि आप मुआशरे के बारे में क्या राय रखते हैं। तो समाजी हकायक को इकट्ठा करके टू कलेक्ट दी social research is to collect the social facts and analyze these facts, and on the basis of this analysis you form some theories। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी आप जो है वो आप तलाश करें और इसको डिफाइन भी करें।
ये आपके असाइनमेंट में होगा। इसके साथ सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद है इसकी दो मेजर काइंड्स हैं। एक को हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव होती है, इसमें आप चीजों को बयानिया अंदाज से बयान करते हैं। और दूसरी है क्वांटिटेटिव, इसमें फिगर्स यूज होती हैं, कितने बंदों ने क्या बात कही और कितने लोगों की क्या राय थी, इसमें फिगर्स यूज होती हैं। और पहला जो है क्वालिटेटिव, ये डिस्क्रिप्टिव होता है। एक ट्रायंगुलर है, इन दोनों को अगर मिक्स करके तो आप कोई रिसर्च करते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर रिसर्च। व्हाट इज ट्रायंगुलर रिसर्च? ट्रायंगुलर रिसर्च इज मिक्स मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च। ठीक, ये दो इसकी काइंड्स थी और इन दोनों को मिक्स कर लें तो उसको हम ट्रायंगुलर मेथोडोलॉजी कह लेते हैं। अच्छा, इसका प्रोसेस जो है, ये प्रोसीजर जो है, इसमें सबसे पहले आप सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आपका टॉपिक होता है या एरिया ऑफ रिसर्च होता है कि आप किस मौजू पे किस बात पे रिसर्च करना चाहते हैं, उसको आपने सिलेक्ट करना है। दूसरा है कि उससे मुतल्लिक फिर आपने रेलेवेंट लिटरेचर पढ़ना है। नेट के ऊपर बहुत सारा लिटरेचर मौजूद होता है, किताबें मौजूद होती हैं। वो मसला है क्या जिसके बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं, इसके बारे में आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है। और उस लिटरेचर में आपको क्या मिलता है कि पहले लोगों ने जो इस टॉपिक पे रिसर्च की है उनके नताइज क्या निकले थे और उन्होंने किस तरह से रिसर्च की है। अच्छा, उसकी बेस के ऊपर आप फिर रिसर्च गैप ढूंढते हैं कि दरअसल वो कौन सा मौजू है या कहां पर गैप है जिस पे रिसर्च नहीं हुई है, तो उस पहलू को आप अपनाते हैं। या बाज़ बात ये भी होता है कि जो पहली रिसर्चेस हुई हैं उसको, उनकी थ्योरीज को आप टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या ये बात दुरुस्त है, तो आप उसी पैटर्न के ऊपर फिर अपनी रिसर्च भी करते हैं। जब ये लिटरेचर आप पढ़ लेते हैं और अपना आपका माइंड बन जाता है कि आपने किस रिसर्च गैप को फिल करना है, तो फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि आपकी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। 2-3 ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आप इसके स्पेसिफिक जो है वो सेट करते हैं। फिर आप उनकी बेसिस के ऊपर रिसर्च क्वेश्चंस करते हैं कि व्हाट इज स्पेसिफिक क्वेश्चंस, आप क्या तलाश करना चाहते हैं। ठीक, उसके बाद आप रिसर्च हाइपोथेसिस बनाते हैं। ये एक मफरूजा होता है। मिसाल के तौर पर आप जो वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, उनका रिलेशनशिप आप उसमें बताते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं मुख्तसरन आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आपकी असाइनमेंट है और आपने नेट से ये चीजें सर्च करके हर एक टॉपिक को, हर एक सब हेडिंग को डिटेल से बयान करना है। फिर है रिसर्च हाइपोथेसिस के बाद आप रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट करते हैं कि मैंने ये जो रिसर्च का टाइप है, इसकी बेसिस के ऊपर कौन सा रिसर्च डिजाइन मैं इस्तेमाल करूं। सोशल सर्वे करूं, हिस्टोरिकल रिसर्च करूं, या एक्सपेरिमेंटल करूं, या केस स्टडी होगा, या ऑब्जर्वेशनल स्टडी होगा। तो ये जो 5 मैंने ये लिखी हुई हैं चीजें रिसर्च डिजाइन में, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। ये जो है ना, इनमें से आप कोई एक मेथड या बाज का आप 2 या 3 मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपने वाइड लेवल पे बहुत ज्यादा खुली पाकिस्तान में या ज्यादा एरिया में आपने रिसर्च करनी है तो फिर यूजली आप सोशल सर्वे को यूज करते हैं। अगर आपने हिस्ट्री के मतलब कोई फैक्ट्स एक्सप्लोर करने हैं तो आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च होगी। अगर आप कोई क्वांटिटेटिव रिसर्च करना चाहते हैं तो फिर आप आमतौर पर साइकोलॉजी वाले भी ये करते हैं, तो फिर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं जिसमें आप कंट्रोल ग्रुप और रिसर्च ग्रुप बना के तो उसमें उनको कोई ट्रीटमेंट देते हैं, एक ग्रुप को नहीं देते हैं, तो फिर उनका बाद में कंपैरिजन करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसको कहते हैं। फिर केस स्टडी है कि आप किसी एक मौजू के ऊपर केस स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर आप गिफ्ट यूनिवर्सिटी के ऊपर केस स्टडी करते हैं कि ये कहाँ से आई और क्यों इसकी जरूरत पेश आई और इसकी खिदमात क्या है। तो किसी एक मौजू के ऊपर, किसी एक सोशल प्रॉब्लम के ऊपर आप केस स्टडी कर सकते हैं, इन डेप्थ स्टडी होती है। फिर एक ऑब्जर्वेशन है, ये भी एक मेथड है कि आप बाद रिसर्चेज होती हैं जिसमें आप ये सारी चीज काम नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर आप
अपनी रिसर्च की बुनियाद रखते हैं और ये रिसर्च डिजाइन आप सिलेक्ट करते हैं। और कभी यूं भी होता है कि आप मतलब केस स्टडी भी कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं, आप सोशल सर्वे भी है और साथ ऑब्जर्वेशन भी है। तो इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन को किसी के साथ और मेथड के साथ भी इस्तेमाल करके तो ट्रायंगुलर रिसर्च मेथडोलॉजी के तौर पर भी इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है आप प्रैक्टिकली उसको रिसर्च को करना शुरू करते हैं। तो यहाँ तक तो था ना कि आपने रिसर्च डिजाइन कौन सा सिलेक्ट किया, तो उसके बाद मेथडोलॉजी आप क्या यूज करते हैं। सबसे पहले तो आप यूनिवर्स सिलेक्ट करते हैं। व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स इज ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ योर रिसर्च। आप गुजरांवाला शहर से करना चाहते हैं या लाहौर से करना चाहते हैं या पंजाब से करना चाहते हैं, तो फिर आपको स्पेसिफिकली डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारी यूनिवर्स क्या है और हम ये रिसर्च कहाँ से करना चाहते हैं। अगर आप मसलन कहते हैं मैं ये गुजरांवाला से, तो फिर बताना पड़ेगा कि क्या गुजरांवाला सर्कुलर रोड के अंदर या तहसील गुजरांवाला या डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला से करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि मेरे ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्या होगी रिसर्च की। फिर आपको पॉपुलेशन बतानी पड़ेगी कि आपकी पॉपुलेशन कौन सी। मिसाल के तौर पर आप नशइयों पर रिसर्च करना चाहते हैं तो नशई आपकी पॉपुलेशन होंगे। अगर आप कॉलेजेस में स्टूडेंट से रिसर्च करना चाहते हैं तो आपकी पॉपुलेशन स्टूडेंट होगी। ठीक है, अगर आप बूढ़ों पे करना चाहते हैं तो बूढ़े पॉपुलेशन होंगे। तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारी पॉपुलेशन कौन सी होगी जिससे हम मालूमात इकट्ठी करेंगे। फिर सैंपल साइज, जाहिर है आप सारी पॉपुलेशन से तो नहीं बातें पूछ सकते, मालूमात ले सकते। आपको अंदर से सैंपलिंग करना पड़ती है। सैंपल क्या होता है? जैसे कोई औरत चावल पकाती है तो जब पक जाते हैं तो वो कोई एक आध चावल को देख लेती है, या दाल पकाती है तो दाल को देखती है निकाल के, एक दो दाने अगर गल गए हुए हैं तो इसका मतलब सारी दाल गल गई हुई। तो इसी तरह से इंसानों में भी एक क्लास में एक बंदा आता है, वो आपको कोई बात पूछता है तो सारी क्लास को पूछने की जरूरत नहीं होती है। वो अगर 2-3-4 लोगों से पूछ लेता है तो इसका मतलब है उस सारी क्लास में वही बात हुई है जो वो 2-3 लोग बता रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप जब सोशल रिसर्च करते हैं तो आपको सैंपल्स लेना पड़ते हैं, कुछ लोग रिस्पोंडेंट अंदर से सिलेक्ट करना पड़ते हैं। फिर सैंपलिंग का प्रोसीजर, ये आप क्या यूज करते हैं कि वो किस तरह से उस सैंपल को आप लेते हैं, कितने परसेंट आपने सैंपल लेना है, उतने परसेंट क्यों रखना है, पॉपुलेशन आपकी जो है उसका उसके मुताबिक क्या उसकी जस्टिफिकेशन है जितना आप सैंपल साइज लेना चाह रहे हैं। तो फिर आप उस सैंपल साइज के लिए प्रोसीजर क्या यूज करते हैं, वो मैं आगे जाके सैंपलिंग प्रोसीजर पे बात करता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, एक सैंपलिंग फ्रेम है। ये क्या होता है? ये वो लिस्ट होती है जिसके अंदर से आप अपने सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट्स पे रिसर्च करना चाहते हैं तो हर क्लास जो है जिसमें से आपने कुछ लोगों को सिलेक्ट करना है अपने रिस्पोंडेंट के तौर पे, तो वो जो पूरी लिस्ट है उसको हम सैंपलिंग फ्रेम कहेंगे। ठीक है, अगर आप नशइयों पर रिसर्च करना चाहते हैं तो यूजुअली उनका सैंपलिंग फ्रेम बनता तो नहीं है, लेकिन समझने के लिए कि एक लिस्ट ऐसी बनाए जिसमें सारे नशई जो हैं वो उनका नाम हो, तो वो सैंपलिंग फ्रेम इज अ लिस्ट फ्रॉम व्हिच यू सिलेक्ट योर सैंपल, लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन आप कह लें इसको। अच्छा, वो जो सैंपलिंग प्रोसीजर है उसके लिए आप सैंपलिंग टाइप्स को पहले समझेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। सैंपलिंग टाइप्स जो हैं वो बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक को नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है ये एक मोर साइंटिफिक, ज्यादा साइंसी तरीका है और ये वहां पर मुमकिन होती है जहां पर सैंपलिंग फ्रेम बन सके। बाज़ रिसर्चर्स में सैंपलिंग फ्रेम पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो होता है जिसमें आपके पास एक लिस्ट आती है तो आप उसमें से हर जो फर्द है उसकी सिलेक्शन का पूरा चांस मौजूद होता है, तो आप किसी को भी अंदर से सिलेक्ट कर सकते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी वो होता है जहां आप सैंपलिंग फ्रेम नहीं बना सकते हैं। तो वो देखें ना, आप नशइयों पे या मुजरमों पे, किसी खास जुर्म पे मुजरम पे करना चाहते हैं रिसर्च, तो उनका सैंपलिंग फ्रेम बनाना मुश्किल होता है, आपको पता ही नहीं होता सारे केस कितने हैं। तो प्रोबेबिलिटी में ये होता है कि आप मोर रिप्रेजेंटेटिव रिजल्ट निकलते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में जहां पर
मुमकिन नहीं होता सैंपलिंग फ्रेम, फिर वहां पर वो आप यूज करते हैं। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में 4 मेथड है और नॉन प्रोबेबिलिटी में भी 4 है। अगर आपकी पॉपुलेशन इस तरह की है कि जहां पर आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग फ्रेम बना सकते हैं, तो फिर आप सिंपल रैंडम के जरिए से कर सकते हैं। सादा तरीके से आप रैंडमली ले लेते हैं, इंटरवल मेथड के जरिए से या लॉटरी मेथड के जरिए से आप ले लेते हैं। ये मेथड क्या है, ये आपने नेट से सर्च कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि ये आपकी असाइनमेंट है और इसकी मैं अगर डिटेल आपको बताना शुरू करूंगा तो फिर ज़ाहिर है ये असाइनमेंट नहीं रहेगी आपकी, ना पेपर रहेगा। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग यानी एक से स्टेज से ज्यादा स्टेजेस के ऊपर आप सैंपलिंग को डिवाइड करते हैं। तो मिसाल के तौर पर आप एक यूनिवर्सिटी है तो उसके अंदर क्लासें कितनी है, हर क्लास में लड़कियां कितनी है, लड़के कितने हैं, तो इस तरह से आप उनको मजीद डिवीजन के हर एक सेल में से अपना सैंपल लेते हैं। फिर है एरिया सैंपल कि आप बाद एरियाज जो हैं उनको डिवाइड करते हैं। जैसे वार्ड है तो आप उन वार्ड्स की लिस्ट बना लेते हैं, तो उसमें से कुछ वार्ड्स जो हैं वो आप सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको हम एरिया सैंपलिंग कहते हैं। एक मल्टी स्टेज सैंपलिंग है। मल्टी स्टेज सैंपलिंग ये होता है कि आप एक स्टेज पे तो एक सैंपलिंग करते हैं, उसके बाद फिर उसको सैंपल को मजीद डिवाइड करके तो मजीद उसमें से सैंपलिंग लेते हैं। अच्छा, इसी तरह नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, उसमें पहले एक्सीडेंटल सैंपलिंग, कोई भी जो आपको इत्तफाकन मिल जाते हैं आप उनके इंटरव्यूज कर लेते हैं। दूसरा परपसिव या जजमेंटल सैंपलिंग, ये उसकी जजमेंट होती है रिसर्चर्स की कि मुझे जो मालूमात चाहिए जिस तरह की वो इस पॉपुलेशन के पास मौजूद होंगी या इन लोगों के पास वो मालूमात मौजूद होंगी तो मेरा पर्पस पूरा हो जाएगा, तो वो अपनी मर्जी से फिर वो सैंपलिंग लेता है, करता है। फिर है कोटा सैंपलिंग, यानी कोटा फिक्स कर लेते हैं कि इतने मेल होंगे, इतने फीमेल होंगे, या इतने बच्चे होंगे, इतने बड़े होंगे, तो वो आपकी स्टडी पे बेस करता है कि आपकी स्टडी या रिसर्च है किस तरह की, तो उसमें डिफरेंट सैंपल्स के लिए आप कोटा फिक्स कर लेते हैं। एक है फिर इसमें स्नोबॉल सैंपलिंग, जैसे एक आप बॉल बनाते हैं पहाड़ में से, पहाड़ के ऊपर चढ़ के स्नो का, तो आप ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो वो नीचे जो जो रोल करता नीचे आता है, अपने साथ मजीद बर्फ लाता है और फिर वो मोटा होता जाता है और नीचे तक पहुंचते वो खासी बर्फ वाला एक बड़ा गोला बन जाता है। तो इसका नाम इसलिए रखा गया है कि आप बाद रिसर्चेस इस तरह की होती हैं कि आपको रिस्पोंडेंट मिलते नहीं है, और अगर एक कोई मिल जाता है तो फिर आप उसका इंटरव्यू करते हैं और उसको कहते हैं मुझे किसी अगले तक पहुंचाओ, तो वो उस अगले तक पहुंचाता है। आमतौर पर क्राइम्स में, आमतौर पर ड्रग एडिक्ट्स में या प्रोस्टिट्यूट्स में और कई इस तरह की केसेस होती हैं, जब आप करते हैं तो वो फिर एक बंदा जो आपको मिलता है वो फिर अगले तक भी आपको पहुंचाता है, तो इस तरह से आपको आपका सैंपल साइज आस्ता आस्ता पूरा हो जाता है, तो इसको हम स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। अच्छा, फिर अगली स्टेज है, अगला स्टेप है कि सिलेक्टिंग डाटा कलेक्शन टूल्स। ठीक, आप डाटा कलेक्शन का टूल कौन सा यूज करेंगे, यानी आपने मालूमात तो लेनी है, तो उसके लिए भी आपके पास 3-4 ऑप्शन होते हैं। या तो आप क्वेश्चनियर कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्वेश्चनियर सवालनामा होता है, ये आमतौर पर लिखा लिखाया सवाल होते हैं जो आप आमतौर पर एजुकेटेड पॉपुलेशन जो है उसको दे देते हैं और वो फिर उसको फिल करके आपको वापस कर देते हैं, तो उनकी बेसिस के ऊपर आप रिजल्ट तैयार करते हैं। फिर इंटरव्यू शेड्यूल, ये वो है कि जो क्वेश्चनियर बनाना होता है उसकी लैंग्वेज भी फिक्स होती है, लेकिन आप वो सवालनामे की सूरत में उनके हाथ में नहीं पकड़ा देते हैं, बल्कि खुद सवाल करते हैं और उनका जो जवाब होता है वो आप खुद उसमें नोट करते हैं। आमतौर पर ये होता है कि जो इलिटरेट पॉपुलेशन है उसमें आप इसको यूज करते हैं इंटरव्यू शेड्यूल को, क्योंकि वो लोग खुद से पढ़ नहीं सकते हैं इस क्वेश्चनियर को। या बाज़ का यूं भी होता है कि रिसर्च इस तरह की होती है कि उन सवालों को अंडरस्टैंड करने में उनको दिक्कत पेश आती है, तो फिर आप इंटरव्यू शेड्यूल के तौर पर उसी क्वेश्चनियर को यूज करते हैं। फिर है इंटरव्यू गाइड,
बाज बात ये भी होता है कि आप इन डेप्थ इंटरव्यू करते हैं तो आपने कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं. व्हाट इज इंटरव्यू गाइड? इंटरव्यू गाइड इज अ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स टू बी कवर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू विद द रिस्पोंडेंट. ठीक, तो आप वो पॉइंट्स जो हैं वो कवर करते हैं, आपने लिखे होते हैं. और इसी तरह इन डेप्थ इंटरव्यू के लिए जैसे इंटरव्यू गाइड है, इसी तरह एफजीडी गाइड है, फोकस ग्रुप डिस्कशन गाइड. बात ये भी होता है कि आप अपने उसको मालूमात को इस तरह से लेते हैं कि आप लोगों को इकट्ठा करके 8 से 12 लोग आप उस कर सकते हैं ग्रुप में, तो उनके दरमियान मुख्तलिफ मौजूआत के ऊपर डिस्कशन कराते हैं. तो उस डिस्कशन को आप रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्डिंग के बाद आप घर जाके उसको लिख लेते हैं और उसके अंदर से फिर आप नतीजा निकालते हैं कि ये रियलिटी दरअसल है क्या. ये थोड़े टाइम में ज्यादा मालूमात इकट्ठी करने का एक जरिया है. और वो एफजीडी गाइड जो लिखा हुआ है कि ये भी यही है कि आपने कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं अपनी यादाश्त के लिए, जो आप ताकि रह ना जाए कोई पॉइंट खास डिस्कशन से, तो आप एक एक करके उन पॉइंट्स को वो ऑडियंस को या ग्रुप मेंबर जो फोकस ग्रुप को देते हैं कि इस पे डिस्कशन करें, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है. तो इससे आपको मालूमात इकट्ठी होती है. अच्छा, फिर ये जो टूल है, इनमें से आपने कौन सा टूल यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए. आपकी रिसर्च के मुताबिक कौन सा टूल सूटेबल है. फिर है सिलेक्टिंग डेटा कलेक्शन मेथड. आपने मेथड कौन सा यूज करना है, वो किस तरह से आप उस टूल के जरिए से आप मालूमात इकट्ठी करेंगे. मतलब या आपने डेरे पे बुलाएंगे या वहां पर जाएंगे या उनको कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे उनको कांटेक्ट करेंगे. तो ये सारी चीजें सिलेक्टिंग डेटा कलेक्शन मेथड में आता है. बात बात आप और बंदे भर्ती करते हैं, अपने साथ अटैच करते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे जाके भी एक वक्त वो डेटा कलेक्ट करते हैं, ताकि एक ही वक्त में वो डेटा कलेक्ट हो जाए और आपका टाइम और एनर्जी भी बचे. और दूसरा ये है कि वक्त के साथ हालात भी बदल जाते हैं, तो उन हालात के बदलने से भी लोगों की राय बदलती है. तो बेहतरीन रिसर्च ये होती है कि एक ही वक्त में सारों लोगों से, सारे रिस्पोंडेंट से अगर डाटा आप इकट्ठा कर सके तो लिमिटेड टाइम स्पेन. अच्छा, फिर है डेटा कलेक्शन प्रोसीजर, कि वो सब प्रोसीजर आप अडॉप्ट करेंगे कि जिससे आपके पास मालूमात आए. डेटा जो है वो रिसर्च की ज़बान में मालूमात को कहते हैं जो आप बंदों से इकट्ठी कर रहे हैं, जिनको आप रिस्पोंडेंट कहते हैं. फिर है डेटा मैनेजमेंट. वो जो बहुत सारी मालूमात आपके पास आ जाती हैं, उनको मैनेज कैसे करना है. आपको कैसे पता चलेगा कि मेजॉरिटी की राय कौन से पॉइंट के बारे में क्या थी. तो उस डेटे को मैनेजमेंट जो है ना, वो भी एक स्किल है. सॉफ्टवेयर भी होते हैं, तो मैनेजमेंट डेटा को मैनेज कैसे करना है, ये एक स्टेप है. उससे अगला स्टेप है कि वो जो डेटा आपने मैनेज कर लिया, अब उसका एनालिसिस कैसे करना है. कंप्यूटर को अंदर यूज करना है या उसका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना है. कौन से स्टैट के टेस्ट लगाने हैं अगर आपके पास न्यूमेरिकल डेटा है, ताकि वो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए. फिर उसके बाद आप हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं कि वो जो आपने हाइपोथेसिस बनाया था, मफरूजा बनाया था. मिसाल के तौर पर आपकी रिसर्च है कि पाकिस्तान के अंदर लड़कियां ज्यादा ज़हीन होती हैं या ज्यादा नंबर लेती हैं, तो आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि लड़कियां जो हैं वो फलां वजह से ज्यादा होती हैं, या आपका यही हाइपोथेसिस है कि लड़कियां ज्यादा ज़हीन होती हैं या नंबर ज्यादा लेती हैं. तो उसको फिर आपका जब ये रिजल्ट निकलता है डाटा एनालिसिस के बाद, तो फिर दरअसल आप उस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या वाकई ऐसा है. तो अगर तो वो रिजल्ट ठीक है तो फिर ठीक है, हाइपोथेसिस ओके. और अगर नहीं है तो फिर नल हाइपोथेसिस होता है कि यानी वो रिलेशनशिप नहीं है वेरिएबल्स के दरमियान में. फिर उसको आप प्रूव करते हैं कि ये ऐसा नहीं है, ये थ्योरी जो थी वो ठीक नहीं थी और मेरा हाइपोथेसिस प्रूफ नहीं हुआ. अच्छा, उसके बाद है ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, नताइज निकालना. इसका मतलब है कि रिसर्च के एंड के ऊपर आप वो जो रिजल्ट्स निकालते हैं चीजों के, और वो जो पुरानी आपने पढ़ी थी साथ शुरू में लिटरेचर रिव्यू, तो उस लिटरेचर के साथ हम आहंग करके आप अपने नताइज को देखते हैं और फिर आप एक चैप्टर लिखते हैं कि आप के जो रिजल्ट्स थे वो फलां मौजू के बारे में या फलां टॉपिक के बारे में लिटरेचर में क्या था और आपका क्या नतीजा निकला है.
उसके बाद कंक्लूजन्स है, आप उसको कंक्लूड करते हैं अपनी उस रिसर्च को, और आपके जो स्पेसिफिक कंक्लूजन्स होते हैं वो आप बताते हैं। और एंड पे रिपोर्ट राइटिंग में ये सारा ही प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है वो आप लिखते हैं, और रिसर्च रिपोर्ट उसको कहते हैं। थीसिस में भी ऐसे ही होता है, और जो रिसर्चेस होती हैं और उसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनमें भी ऐसे ही होता है। और उस रिसर्च रिपोर्ट में सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम से लेके आपका जो कंक्लूजन्स तक और फिर एंड पे रिकमेंडेशंस तक, ये सारा रिसर्च रिपोर्ट में आप लिखते हैं। प्लस ये है कि रिसर्च रिपोर्ट में आप एंड पे रेफरेंसेस का भी एक चैप्टर बनाते हैं, जिसमें जो कुछ भी आपने पढ़ा था लिटरेचर में वो भी आप उसको साथ जो है ना ईपीए स्टाइल में, या कि जो भी आपका वो रेफरेंसिंग का स्टाइल यूज करते हैं वो नेट पे मौजूद होती हैं, उसके मुताबिक वो आप रेफरेंसेस भी उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये सारा था, मैंने आपको एक गाइडलाइन दे दी है कि आपने सोशल रिसर्च की कैसे असाइनमेंट बनानी है, और ये आपका एक इम्तिहान है, आप इसको आप करें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी करें बात। आवाज नहीं आई, किसी ने कोई बात की है? सर लास्ट डेट क्या है, कब तक असाइनमेंट सेंड करनी है आपको? ये आपका चूंकि ये सेमेस्टर शायद 28, ये मार्च के एंड में ये खत्म हो रहा है सेमेस्टर, तो फिर जाहिर है उसके बाद आपको आपके पेपर होने हैं। तो आप अगले फ्राइडे तक जो है ना इसको जमा करा दें। फ्राइडे से पहले ईमेल एड्रेस आपको पहुंच गया होगा, आपकी CRGR ने कर दिया होगा आपको, वो जिस पे आपने पेपर जमा कराया था उसी पे ही आपने कराना है, ताकि हम डिपार्टमेंट वाले अगर कहते हैं तो वो भी उनको भी वो फॉरवर्ड कर सकें आपकी असाइनमेंट्स कि ये जमा करा दी हैं स्टूडेंट्स ने। तो आप जो अगला लेक्चर होगा अगले फ्राइडे को, तब तक आपने अपनी प्रेजेंटेशन भी तैयार करनी है। वो आपको जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो GR से पूछ लें, वो या CR अपने से, या उन लोगों से जिन्होंने ये लेक्चर आज शुरू में ज्वाइन कर लिया था उनसे पूछ लें कि क्या बातें हुई थी, वो आपको डिटेल बता दें। और कोई बात पूछनी होगी तो आप अपने CRGR को मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको व्हाट्सएप पे वो पूछते हैं तो फिर उनको रिप्लाई भी कर दूँ। ठीक है सर, ओके सर।